गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज जो हम लोग को टॉपिक कवर करना है वो है थर्मल एक्सपेंशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने थर्मामीटर्स, हीट, एनर्जी इनके बारे में चर्चा कर ली थी, वर्क के बारे में चर्चा कर ली थी। आज उसी से थोड़ा सा और आगे जाएंगे और आगे जा कर करके हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो अब थर्मल एक्सपेंशन है क्या ये समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे क्या करना है, कोई भी मटेरियल मुझे मिला है, कोई भी मटेरियल, या मान लो मुझे एक लोहे का टुकड़ा मिल गया। उस लोहे को टुकड़े को मैंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बिल्कुल सही, लेंथ इंक्रीज करेगा। तो लेंथ में इंक्रीज आया किसके कारण से? हीट देने के कारण से। इसी तरह से एरिया में इंक्रीज आएगा हीट देने से। इसी तरह से वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा हीट देने से। तो इससे ही हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में इस चैप्टर में यही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का इसके 2-3 एप्लीकेशंस भी हम लोग जानेंगे, लेकिन आप ये समझे जरा कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की, यानी किसी बॉडी को हीट देने की बात कर रहे हैं। और किसी बॉडी को जब आप हीट देते हो तो इन जनरल मेजॉरिटी में ये होता है कि उनका लेंथ, उनका एरिया, उनका वॉल्यूम इंक्रीज ही करता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ सर्टेन लिमिट तक के लिए, वो आपको इस चैप्टर के खत्म होते होते समझ में आ भी जाएगा, लेकिन नॉर्मली आप ये मान के चले कि इंक्रीज ही करता है। ठीक है, और इसके इक्वेशन हमें डेराइव करने हैं और इनके बेसिक क्वेश्चन से लेकर के अच्छे क्वेश्चन तक हमें कर लेने हैं। इस चैप्टर में यही सारी चीजें जो हमें जाननी है। तो आइए बिना ज्यादा समय गवाए हुए स्टार्ट कर लेते हैं ताकि सीख ले ज्यादा हम लोग। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करें थर्मल एक्सपेंशन में, तो जो इक्वेशन डेराइव किया जाता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक बात और उठ जाती है कि कई लोग बोलते हैं सर जब किसी चीज को आप हीटअप करते हो तो उसका लेंथ क्यों इंक्रीज करता होगा, एरिया क्यों इंक्रीज करती होगी, उसका वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करता होगा? तो उसका भी कारण समझ लीजिए। होता क्या है, मान लीजिए ये मान लो एक मेटालिक रॉड है और मैं इसे जब नीचे से हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, इसको हीट एनर्जी दे रहा हूँ, तो होता क्या होगा, इसके ये बना हुआ होगा मॉलिक्यूल से या एटम से। तो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है एक्सपैंड कर जाता है ड्यू टू हीटिंग। हीट एनर्जी के कारण से जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन करने लगते हैं, तो ऐसे जब उनके पास हीट कम होती है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल रखा होता है तो भी उनके पास हीट तो होती ही है। ठीक है, तो उसके कारण से वो अब जिस जगह पर है वहां पर ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं एक जगह पे। लेकिन जब आप हीट एनर्जी ज्यादा दे देते हो तो उनका वाइब्रेशन का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, बदल जाता है, इंक्रीज कर जाता है। उसके कारण से क्या होता है, पार्टिकुलर दो एटम्स के बीच की जो दूरी है जिसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं वो इंक्रीज कर जाता है। तो सोचो ना जरा, पूरा का पूरा जो लेंथ है वो एटम्स के बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है। तो जब एटम के बॉन्ड के द्वारा वो बना हुआ है तो अगर हर एटम के बीच की दूरी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो नेट पूरा का पूरा जो सैंपल पीस है हमारा वो इलोंगेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन रीजन है। अब आते हैं उस इक्वेशन पे। तो जरा देखिए, सबसे पहला जो पाया गया है, जिस चीज में एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंट पाया गया वो क्या है, देखिए जरा मैं लिख रहा हूं, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल। यहाँ पे मैं चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से डिनोट कर रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप सैंपल के पीस की लंबाई लेंगे उतना ही ज्यादा उनमें चेंज आएगा ड्यूरिंग हीटिंग। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, दूसरी बात ये कहा जा रहा है, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोला गया है, चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर को मैं डेल्टा थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करते हो तो इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ को हम मान लो यहाँ पे बोल दे एल, तो ये हो जाएगा एल इंटू डेल्टा थीटा। सही है। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, तो नाउ डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज ए प्रोपोर्शनैलिटी साइन, दिस इज अल्फा। ये अल्फा जो है ये यहाँ पर भले ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हो यहाँ तो, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये तो निश्चित है प्रोपोर्शनैलिटी साइन के कारण से है। तो यहाँ पे अल्फा है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ
अल्फा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसको याद रखना चाहिए। अब आइए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँ, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं अल्फा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँ तो जो अल्फा है वो होगा डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, अल्फा एल जो है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा थीटा। तो इसी जगह पर हम लोग चाहें तो अल्फा को डिफाइन भी कर सकते हैं, और अल्फा को डिफाइन कैसे कर सकते हैं आइए जरा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ अल्फा डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज the change in length, as the change in length, it is defined as the change in length per unit length change in temperature, per unit change in temperature। जरा देख लो, डिफिनेशन जो है ऊपर से ही आया है। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ, जैसे डेल्टा एल पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इससे अल्फा डिफाइन कर लिया गया है। अब इस डिफिनेशन का मतलब क्या होता है उसको ऐसे समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे जरा देखिए, दो जगह पे मैंने पर लगाया है और ये अपने बहुत मायने रखता है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन लेंथ, क्या मतलब हो गया इसका? इसको ऐसे समझिए जरा। मान लीजिए कि मैंने जो ये सैंपल पीस लिया है ये 1 मीटर का है, तो 1 मीटर जो लेंथ है वो तो यूनिट हो गया ना, 1 मतलब यूनिट 1 मीटर। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो होना चाहिए वो भी यूनिट होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी था और मैंने इसे हीट दिया 28 डिग्री तक रीच करने में, तो 27 से 28 डिग्री तक का मैंने रीच करवाया है, तो निश्चित है 1 डिग्री सी के बराबर को इसको हीट मिला होगा। तो उस 1 डिग्री सी टेम्परेचर को गेन किया इसने, यानी उतने के बराबर हीट को गेन किया इसने, तो उसके कारण से क्या होगा, इसका लेंथ में एक्सपेंशन हुआ होगा। तो दैट मच अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड अल्फा। यानी कि जब किसी भी सैंपल को जो कि यूनिट लेंथ का होगा उसे आप यूनिट टेम्परेचर के बराबर से रेज करवा देंगे उसके टेम्परेचर को, तो उसमें इंक्रीज जो इन लेंथ जो आएगा, यानी जो उसका बढ़ा हुआ जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, तो अल्फा ये चीज होती है सिंपली। ठीक, मुझे लगता है आप समझे होंगे। अब अगली बात क्या हो जाती है, जो अल्फा है हमारे पास, सिंपली जो अल्फा है हमारे पास है ना, उसके बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं। अल्फा जो है, अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब क्या बात हो गई सर? मतलब ये बात हो गई कि अगर आपने स्टील का लिया है तो उसके लिए अल्फा अलग होगा, अगर आपने आयरन के लिए लिया है तो उसका अल्फा अलग होगा, आपने एल्युमिनियम के लिए लिया है, आपने कॉपर के लिए लिया है, यानी डिफरेंट मटेरियल का अल्फा डिफरेंट होगा। यानी कि अल्फा की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी जब आप मटेरियल को चेंज करते चले जाएंगे तो। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। अब एक खास बात मैं आपको और बताने वाला हूं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट और आपको नोट करके लिख लेना चाहिए, उसको भी आप नोट करके लिख लें, बहुत जरूरी है वो। अगर किसी भी मटेरियल के अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है, लेट सपोज ऐसे देखो जरा, लेट सपोज करो मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा ए, और यहाँ पे हमारे पास 2 सैंपल है। चलो ऐसे देख लो, 2 सैंपल है हमारे पास, सैंपल ए और सैंपल बी, जो किसी रिस्पेक्टिव मटेरियल को डिनोट कर रहा होगा, ए और बी। ठीक है, दोनों का लेंथ मैंने 1 लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 लिया है। ठीक है, और इसका जो थर्मल कोफिशिएंट है, लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा ए है, और इसका जो है वो अल्फा बी है। और अगर आपको दे दिया गया अगर दे दिया गया है अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, ध्यान रखें इस बात का, अगर आपको ऐसा दे दिया है कि अल्फा जो ए है वो बड़ा है अल्फा बी से, तो इसको ऐसे समझिए, तो क्या हो रहा होगा उस केस में? सोचो जरा, दोनों को आप बराबर रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हो और दोनों को मान लो आपने, लेट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, आपने 1 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा इन लोगों का बढ़ा दिया बाय हीटिंग,
तो अगर आपने हीट करके इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री सी से बढ़ा दिया और इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ा दिया है, तो दोनों में टेम्परेचर का जो राइज आया है वो 1 डिग्री सी का आया है, यानी टेम्परेचर यानी अमाउंट ऑफ हीट भी दोनों को बराबर ही दिया गया है। उस केस में अल्फा की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वह ज्यादा एक्सपैंड करेगा, अपने लेंथ को इंक्रीज कर पाएगा, और जिसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी वह कम करेगा। यानी कि अल्फा के न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करके आप ये बता सकते हैं विच वन सैंपल इज मोर थर्मली एक्सपैंड और विच विल बी नॉट। बात समझ में आई क्या? तो अल्फा के वैल्यू का ये बहुत अच्छा मीनिंग है। तो इसमें इसको जरा देखिए, अल्फा ए ज्यादा अल्फा बी, तो जो डेल्टा एल आएगा, डेल्टा एल ऑफ ए जो है वो बड़ा होगा डेल्टा एल ऑफ बी से। मेरी बात याद रखेंगे इस चीज को, जो चेंज इन लेंथ ए का आएगा ना वो ज्यादा हो जाएगा। कब? तब जबकि व्हेन डेल्टा थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर बोथ, कांस्टेंट फॉर बोथ, और इनिशियल में दोनों का जो लेंथ है वो एल ही है और एल ही है। ठीक है, इस बात को अच्छे से जरूर से याद रखेंगे। तो ये थोड़ी सी अल्फा के बारे में जानकारी हो गई। अभी और अल्फा के बारे में जानकारी लेना चाहें तो और जरा देख लीजिए। अल्फा का अगर मैं यहाँ से यूनिट लिखना चाहूंगा तो जरा देखिए, तो यूनिट क्या होगा अल्फा का? लेंथ, मीटर से मीटर लेंथ कट जाएगा, और ये डेल्टा थीटा यानी इसका आएगा पर डिग्री सी और पर डिग्री केल्विन, ये इसका यूनिट होता है। किसका? अल्फा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी जानकारियां आपको जाननी चाहिए थी, और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो, कहीं आप कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उसको आपको क्लैरिफाई कर पाऊं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब जो चीज मैंने यहाँ लिखा है ये आपको उतार लेना चाहिए। अब इसके बाद जिस तरह से हम लोग चेंज इन लेंथ के लिए, अब इसके बाद जिस तरह से हम लोग चेंज इन लेंथ के लिए पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है डिफाइन किया है, तैयार किया है, सेम इसी तरह से अगर कोई बॉडी लेंथ में होगी तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, बट अगर कोई बॉडी एरिया होगा, एरिया में फैला हुआ होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमें जानना है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ाई करी है, ये इसे हम लोग बोलते हैं, इस पूरे जो हमने पढ़ाई की इसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। तो किस चीज में इंक्रीज आया है, इसमें किस चीज में चेंज आया है? लेंथ में चेंज आया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। तो अगला जो हमें पढ़ना होगा उसमें एरिया में चेंज आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन, और उसका दूसरा नाम है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। आ जाइए, चलिए दूसरा जो आज हमने टॉपिक कवर करना है वो है एरियल एक्सपेंशन। एरियल या इसे ही बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। चलो, अब वही बात, चेंज इन जैसे उसमें डेराइव किया, उसमें यहाँ भी सेम वही बात होती है। चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो डेल्टा ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो ये आता है ए बीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, यहाँ डेल्टा ए क्या है? चेंज इन एरिया है, ए क्या है? ओरिजिनल एरिया है, डेल्टा ए डेल्टा थीटा, डेल्टा ए डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, जैसा पहले भी हुआ करता था। अब ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास है, ये अच्छा फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू एरिया इनटू, अच्छा बीटा के बारे में मैं बता दूं तो बीटा क्या है? यहाँ पे सेम वही चीज, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हुआ करता था, यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो बीटा यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बीटा भी सेम उसी तरह से, डिपेंड्स ऑन व्हाट? नेचर ऑफ मटेरियल। ये भी क्या करता है? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, इसका भी यूनिट वही होता है जो पहले अल्फा का हुआ करता था, यूनिट होगा पर डिग्री सी और पर केल्विन। ठीक,
इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सारी बातें जैसे पहले थी वैसी ही रहेंगी, बदलने वाली नहीं है। एक खास बात जो मैं पुराने इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिला करके या एक और इक्वेशन जो हम लोग इसी के जैसा डेराइव करेंगे उसके बारे में कॉमनली बोल देना चाहता हूं, इसलिए मैं इस साइड में उसको लिख रहा हूं। जैसे आपने देखा डेल्टा एल इक्वल टू आया था एल अल्फा डेल्टा थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एल? डेल्टा एल मीन्स लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल, और लेंथ इनिशियल को आप एल से डिनोट कर रहे हो, ध्यान रखें यहाँ पर, है ना। तो ऐसा कर देता हूं मैं, एल डैश फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से एल डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा, और यहां से आप एल को कॉमन निकाल लो तो होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। कई एक बार इस फॉर्मेट इक्वेशन के इस फॉर्मेट पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई एक बार इस फॉर्मेट पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को भी लिखना चाहो तो जो फाइनल एरिया होगा, फाइनल एरिया ए डैश इक्वल टू ओरिजिनल एरिया 1 प्लस, यहाँ तो अल्फा है बट यहाँ क्या होगा बीटा इंटू डेल्टा थीटा, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पर? चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मेट भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी फॉर्मेट से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये सारी जानकारी हो गई हमारे पास एरियल एक्सपेंशन, सॉरी लीनियर एक्सपेंशन और एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन को लेकर के। अब आगे हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें हमें पढ़ना होता है रिलेशन बिटवीन अल्फा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइए उस रिलेशन को भी कवर अप कर लेते हैं। मैं इस सब चीजों को मिटा रहा हूं यहां से, है ना, और ये फाइनल फॉर्मूला ये और ये फाइनल फॉर्मूला ये मैं दोनों छोड़ देता हूं आपके पास, ठीक है। तो चलिए जो अगला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्या है, जरा उसको देख लीजिए। हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये हम लोग अभी ये टॉपिक हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, क्या रिलेशन आता है अल्फा और बीटा का। तो हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों ने एक स्क्वायर प्लेट ले लिया है। क्या ले लिया है? एक स्क्वायर प्लेट ले लिया है जिसका लेंथ एल है। अगर लेंथ एल है, निश्चित है साइड लेंथ एल है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग चेंज, जब हम इसको हीट करेंगे तो निश्चित से एरिया चेंज करेगा, तो उसके लिए यही तो फॉर्मूला हम लिख सकते थे, डेल्टा ए इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इनटू बीटा टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, एरिया ए इक्वल टू, अगर ये चेंज इन एरिया डेल्टा ए क्या होता है, बड़े चेंज के लिए डिनोट किया जाता है, बट अगर चेंज इन एरिया वेरी नेग्लिजिबल हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, छोटा सा एरिया का चेंज, यानी कि डी ए। छोटा के एरिया को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं ना डिफरेंशियल ए, बहुत छोटा सा चेंज इन ए इक्वल टू एरिया इंटू बीटा इंटू वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, डी ए जरा देखना, एरिया इक्वल टू होता है एल स्क्वायर। तो अगर मैं ये बोलूं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं इसे डिफरेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा, जरा देखेंगे, डी ए रिस्पेक्ट टू लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, मैं लेंथ से कर रहा हूं डिफरेंशिएट, तो डी ए बाई डी एल इक्वल टू हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2l। अरे बोलो ना, सही तो है, इतना सिंपल सा तो डिफरेंशिएशन है। तो dA बाई डी एल इक्वल टू हो गया 2l। तो जरा देखो तो क्या इस dA के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या, dA इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2l इंटू डी एल। अरे हाँ यार, लिखा जा सकता है ऐसा। तो d इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 2l इंटू डी एल, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात मुझे और बताइए, यहाँ पे समझिए जरा, एरिया मुझे एक बात बताओ, एरिया को क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो एरिया को लिख सकते हो एल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एल स्क्वायर इंटू बीटा इंटू डी थीटा। चलो अब वापस आ जाओ, इस इक्वेशन को जरा चेक करो। ये एक बड़े लेंथ के चेंज के लिए डेल्टा एल लिखा जाता है, बट अगर आपका लेंथ का चेंज बहुत छोटा हो जाए तो उस केस में इट बिकम्स डी एल इक्वल टू एल अल्फा डी थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको?
लिखा जा सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो dl इक्वल टू एल अल्फा डी थीटा। तो क्यों ना हम लोग इस dl के जगह पर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें। तो लिख सकते हैं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 इंटू एल एंड टू dl कितना है बेटा, एल अल्फा डी थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर बीटा इंटू डी थीटा। सही है। देखो एल इंटू एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। नाउ बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, और ये फाइनल रिलेशन आता है अल्फा और बीटा के बीच में, यानी बीटा जो है वो 2 टाइम्स ऑफ लीनियर कोफिशिएंट के, थर्मल लीनियर कोफिशिएंट के बराबर होता है। और ये हमेशा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। न्यूमेरिकल से हम लोग अक्सर इसको यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से जैसे हम लोगों ने सेकंड पार्ट किया है, इस तरह से वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसे लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं, तो जरा देखिए, मैं सभी को मिटा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए और सारी चीजों को उतार लीजिएगा। तो देखो, अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसे हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये थर्ड नंबर पार्ट है हमारे पास, इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। अगेन उसी तरह से डेराइव करेंगे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप भी समझ रहे होंगे। डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। उसमें अल्फा था लीनियर वाले में, बीटा था एरियर वाले में, इसमें होगा गामा, अल्फा बीटा गामा इनटू डेल्टा थीटा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला इन केस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। दिस इज डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, गामा क्या है बेटा, यहां पर गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। जिस प्रकार से आपने वहां निकाला था, इसका भी यूनिट अब सेम वही निकालोगे, और इसका भी यूनिट वही होता है पर डिग्री सी और पर डिग्री केल्विन। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ये भी हमेशा क्या करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड करता है, इसे हमेशा आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है बात। अब जैसा कि रिलेशन अल्फा का बीटा से आया था, उसी तरह से हमें रिलेशन निकालना होता है अल्फा बीटा और गामा के बीच का। ठीक है, तो जो सेम टू सेम काम मैंने अभी किया था, वही काम आपको भी कर देना है, सेम टू सेम। तो उस तरह से जैसे मैंने अभी प्रूफ किया था, उसी हिसाब से इसको जब आप प्रूफ करते हो, तो डायरेक्ट मैं रिलेशन लिख रहा हूं, आप याद रख लीजिए, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, नाउ द गामा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, और नाउ द बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये दोनों रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इक्वल्स टू 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये रिलेशन याद रखना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, और इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में दरअसल है भी नहीं, मैंने एक्स्ट्रा आपको जान के बता भी दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी की सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर अल्फा के बारे में, गामा के बारे में कुछ 2 नोट्स लिखता है आपको। तो अल्फा के बारे में मोर फैक्ट्स अबाउट गामा आपको लिखना है। इसमें सबसे पहली बात क्या है, गामा को लेकर के जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो गामा है वो कांस्टेंट तो होता है, ध्यान रखें इस बात का, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो गामा है, हाँ, इसके डेप्थ में और इसकी भी बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको मैं 2 नोट्स दिखवाऊंगा, हमेशा इसे याद रखेंगे, कंपटीशन सेक्शन में क्वेश्चन इससे अच्छे आते हैं, ये कभी आ भी सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो वो क्या है कि जो हमारा गामा है वह एक खास टेम्परेचर के लिमिट तक, वो शायद 350-400 डिग्री 400 केल्विन तक होता है, 350-400 केल्विन तक होता है। वह क्या करता है, वह राइज करता है। वो किसके साथ राइज करता है, गामा की वैल्यू चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टेम्परेचर। लेकिन एक खास टेम्परेचर के ऊपर, ये शायद 500 केल्विन के आसपास है, उससे ऊपर जाने पर जो गामा की वैल्यू है वो लगभग कांस्टेंट हो जाती है, और उसका मोटा मोटा जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से।
ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि इधर अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर और इधर मैं बोलूँ अल्फा बीटा दिस इज गामा, तो देखो ऐसे हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि गामा इज ऑल्सो अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बट ये जो कांस्टेंट है सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, वो क्या करता है टेम्परेचर के साथ राइज करता है, बट कुछ खास समय के बाद, कुछ जब टेम्परेचर और बढ़ते चला जाता है अबाउट 500 केल्विन, मतलब 350-400 के बाद की बात है। ऐसे ये जो ग्राफ है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बनेगा, इसलिए मैं इसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं जाना चाह रहा था आपके साथ, बस मैं आपको जो कह के निकलना चाह रहा हूँ सिर्फ इतनी सी बात है कि जो गामा की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएट करती है बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, उसके बाद ये कांस्टेंट के जैसा बिहेव करती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस बात को ध्यान रखेंगे। मोर फैक्ट्स अबाउट वाई में मैं दोनों पॉइंट्स को एक बार कंबाइन करके लिख देता हूँ, सुन ले जरा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गामा, द वैल्यू ऑफ गामा इज चेंज with change in temperature up to a certain limit, after that it behaves like a constant, after that it behaves like a constant। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये बस आप इतना ही ध्यान रखें कि खास लिमिट तक ये क्या करता है, खुद को वेरिएट करता है, चेंज करते रहता है, बट उसके बाद ये कांस्टेंट के जैसा बिहेव करता है, और ये आपको हमेशा हर हालत में याद रखना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको समझ में आई। तो इतनी सारी जानकारियां आपको इस बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट में लेनी थी। अब एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए कुछ अगले सेशन में बढ़ जाए। हम लोगों ने जो अब तक पढ़ लिया है लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो उसके बाद हमें एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है बाईमेटालिक स्ट्रिप। बाईमेटालिक स्ट्रिप उसमें करते क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। उसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लो ये एक अलग मटेरियल का बना है, मान लो ये आयरन का बना है, ये कॉपर का बना है, हम इन दोनों को वेल्ड कर देते हैं पूरी तरह तरीके से, इस एज को बेल्ड कर देते हैं। तो बेल्ड करने से क्या होगा, किसी भी हालत में ये इलोंगेट, मतलब कहने का सिंपली ये है कि कोई एक किसी दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पूरा का पूरा जो एज है वो बेल्ड किया गया है। ठीक है, तो उस हालात में इस बात का ध्यान रहे आपको कि जब आप इस तरह से किसी चीज को वेल्ड करते हो, वेल्ड कर दिया आपने, तो ये दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। क्लियर है बात? और जब ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते तो घटनाएं कैसी घटेंगे उसको समझना है हमें। आइए देखिए जरा। तो हम लोगों ने बाईमेटालिक स्ट्रिप लिया है जिसमें राइट हैंड साइड, जो आपका भी राइट हैंड साइड है, उसका कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट जो है, लीनियर थर्मल कोफिशिएंट अल्फा 1 है राइट हैंड, और जो लेफ्ट साइड में उसका अल्फा 2 है। एक मेटल 1 एक मेटल 2 है और बोथ हैव सेम लेंथ, दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अब आपने क्या कर दिया, अब आप इसको हीट करोगे। ठीक है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, जरा समझो, इस चीज को बढ़िया से समझना। अल्फा 1 और अल्फा 2 है, इन लोग का कोफिशिएंट अलग अलग। तो मुझे एक बात बताओ, मैं दो केस ले लेता हूं, मुझे बताना। केस 1, अगर अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से तो निश्चित है अल्फा 1 का इलोंगेशन ज्यादा होना चाहिए, बट कंडीशन ये है अल्फा 1 इलोंगेट तो होगा ज्यादा, अल्फा 1 वाला जो मटेरियल है वो ज्यादा लंबा होगा, लेकिन कंडीशन ये है दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। उस केस में क्या होता है, जो हमारा ये जो मेटालिक स्ट्रिप है वो कुछ इस तरह का शेप एक्वायर कर लेगा, क्योंकि अल्फा 1 बड़ा है। तो जो बड़ा है, तो देखो जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक ऐसा, जरा देखना, मैं ऐसा कह रहा हूं आपको, मुझे एक बात बताओ, ऐसा, ठीक है, देखते रहना आप ही मुझे बताओ फिर। चलो, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा, ये ब्लू वाला जो स्ट्रिप है वो ज्यादा लेंथ का होगा, या जो ग्रीन वाला स्ट्रिप है वो ज्यादा लेंथ का होगा? तो आपका कॉमन सेंस भी कहता है सर, चूंकि अगर मैं सोचूं कि एक सर्कल है तो इसका रेडियस ग्रीन वाले का ज्यादा बड़ा है तो इसका लेंथ ज्यादा बड़ा रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो जरा चेक करो इसको, अल्फा 1 जिसका ज्यादा, किसका ज्यादा, मेटल 1 का। और देखो मेटल 1 को मैंने ग्रीन से बनाया है, तो ये क्या हो गया, मेटल 1, ठीक है, ये हो गया मेटल 1 और ये हो जाएगा मेटल 2। तो इस चीज को समझे जरा। तो हो क्या रहा है कि चूंकि अल्फा 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर मेटल 1 ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसका इलोंगेशन ज्यादा होगा, और जिसका इलोंगेशन ज्यादा होगा वो कुछ इस तरह का शेप एक्वायर कर लेगा। यानी कि जब आप बाईमेटालिक स्ट्रिप को
हीट अप करोगे, बाई मेटालिक, बाई मतलब दो होता है, तो जब आप बाई मेटालिक स्ट्रिप को हीट करोगे तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा वह ऊपर आ जाएगा और जिसका कम होगा वह नीचे हो जाएगा, और ये एक बेंड होकर करके सर्कुलर आर्क बनाने का प्रयास करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? जब भी कोई बाई मेटालिक स्ट्रिप होगा जिसका दो डिफरेंट अल्फा की वैल्यू होगी जिनसे वो बना होगा, तो जब आप उसको हीट करोगे तो एक सर्कुलर आर्क के शेप में आएंगे, ये निश्चित है। और सर्कुलर आर्क के स्ट्रिप में आने के बाद अपर वाला पार्ट वह होगा जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात? चलो केस 2 ले लेते हैं। केस 2 आपके लिए और क्लियर कर देगा इस घटनाओं को। केस 2 ले लिया हमने, जहां पे बता रहे हैं हम अल्फा 2 मान लो बड़ा हो गया अल्फा 1 से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, शेप ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा होगा और इसके बाद ये ऐसे चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये वो मेटल था मेटल 1 और ये था मेटल 2। क्यों? क्योंकि अल्फा 2 ज्यादा बड़ा तो मेटल 2 के एलोंगेशन ज्यादा और मेटल 1 का कम, तो ये इस तरह का शेप ले लेगा, ठीक है। तो बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो इस तरह का शेप एक्वायर करता है ऑन गेट्स हीटेड, और इस तरह से उनका शेप अलग अलग बनेगा। क्लियर है बात? एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था इसका। अब इसका कई बार हालांकि बहुत मायने नहीं रखता अगर आप कंपटीशन सेक्शन के हिसाब से देखो तो, बट चूंकि जानकारी पढ़नी है आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ। इसका यूज कहाँ करते हैं? फायर अलार्म में। आपने देखा होगा, सिनेमा हॉल में जाते होगे, मूवी थिएटर में देखते होगे कि एक खास तरह का एक शेप बना रहता है, उसमें अगर मान लो आपने माचिस जला के ऐसे दिखा दिया, फिल्म में देखा होगा आपने, तो अचानक से बारिश हो जाती है, तो फायर अलार्म में होता है। इसके अलावा थर्मोस्टेट में होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मो मतलब हीट, स्टैट मतलब कांस्टेंट, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट कांस्टेंट ही रहना चाहिए। जैसे ही हीट, चूंकि गर्म करोगे तो ये अपना शेप चेंज करेगा, तो जैसे ही हीट ज्यादा होती है तो थर्मोस्टेट मतलब ये जो अंदर का जो ये लगा रहता है ना, इट जस्ट बिहेव लाइक इंडिकेटर, तो ऐसा शेप अपना चेंज करेगा और शेप चेंज करके सर्किट को ब्रेक कर देता है, और इससे हम लोग को पता चल जाता है कि थर्मोस्टैटिक कंडीशन अब मेंटेन नहीं है, टूट चुका है। इसी तरह से सर्किट ब्रेकर मैं बता ही रहा हूँ आपको, सर्किट ब्रेकर के रूप में इसका यूज करते हैं। इसका यूज इन 3-4 चीजों में होता है, किसका? बाई मेटालिक स्ट्रिप का। ठीक है बात? चलो इसी से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देख लीजिए। When a strip made up of iron whose coefficient of linear expansion is alpha 1 and copper whose coefficient of linear expansion alpha 2 is heated, और यहाँ पे गिवन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको ये गिवन नहीं है तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो अल्फा 2 बड़ा है अल्फा 1 से, ठीक है। अल्फा 2 किसका था बेटा? कॉपर का था। तो जिसका अल्फा ज्यादा वो बड़ा लेंथ का होगा, तो मान लो मैं कॉपर को ऐसे दिखा रहा हूं तो ये ऐसा होगा, और मान लो मैं आयरन को ब्लू से दिखा रहा हूं और ऐसा होगा, तो शेप तो ऐसा बनने वाला है। ये क्या होने वाला था? हमारा कॉपर ना। अरे बताओ तो सही, ये कॉपर क्यों? क्योंकि कॉपर अल्फा 2 बड़ा है, अल्फा 2 किसका था? कॉपर का। और ये कौन सा होने वाला? आयरन होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। इट्स लेंथ डज नॉट चेंज, ये तो गलत हो गया ना, लेंथ तो निश्चित ही चेंज करने वाली है। अगली बात, इट गेट्स ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब होता है, ट्विस्टेड का मतलब कर्व या आर्क नहीं, ट्विस्टेड का मतलब होता है वो वायर आप देखते हो ना जो एक दूसरे पर ट्विस्ट किया रहता है, ऐंठा हुआ रहता है, उसकी बात करते हैं। ट्विस्टेड का मतलब ये होता है। इट्स बेंड विथ आयरन ऑन कनकेव साइड, इट बेंड्स विथ आयरन ऑन कन्वेक्स साइड। तो जरा देखो इस चीज को समझो, ये कौन सा शेप है? ये कन्वेक्स शेप है, और ये कौन सा शेप है? कनकेव शेप है। तो आयरन कैसा है? नीचे है, तो कौन सा शेप पे आ रहा है? वो कनकेव लाइक स्ट्रक्चर, कनकेव। इट बेंड्स विथ आयरन ऑन, इट्स बेंड्स विथ आयरन ऑन कनकेव साइड। तो इसका ऑप्शन थर्ड होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? आप समझें इस बात को, इस तरह का शेप होगा। तो ये जो शेप होता है कनकेव होता है और ये कन्वेक्स होता है, तो कनकेव की तरफ हमारा आयरन आ रहा है, ये इसका आंसर सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 है वो हमें करना है, जो एप्लीकेशन नंबर 2 है वो हमें करना है पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाइए। जो पेंडुलम क्लॉक होता है जो आपके ऑफिस में होता है, कई बार घरों में भी होता है, जिसमें एक बॉब इस तरह से स्विंग करता है, किसी फिक्स पोजीशन के अबाउट टू इन्फॉर्मेशन करता है, वो बना होता है किसी भी मेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू, किसी भी मेटेलिक मटेरियल के थ्रू। तो अब जरा सोचो जरा कि आपने क्या किया है। लेट सपोज करो, दिमाग लगाइए, लेट सपोज कीजिए कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक पेंडुलम क्लॉक खरीदा है साइबेरिया से, जो बहुत ठंडा प्रदेश है, जहाँ पर टेम्परेचर जनरली माइनस में या 0 डिग्री या मान लो 10 डिग्री के आसपास होती है। और अब मुझसे लेकर के इंडिया में लेके आया हूँ, तो इंडिया में लेके आया तो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास, जहाँ पर उसको काम करना है।
और साइबेरिया में 0 डिग्री सी पे था। तो सोचो जरा, वो डिजाइन कहाँ के लिए किया गया था? साइबेरिया के लिए, लेकिन मैं उसको इंडिया लेके आया तो उसके अंदर का जो बॉब का ये जो मेटालिक पीस था उसे 40 डिग्री सी टेम्परेचर का राइज झेलना पड़ेगा। और अगर वह 40 डिग्री सी टेम्परेचर को कहीं ना कहीं झेल रहा है तो उसका लेंथ में इंक्रीमेंट होगी। और अगर लेंथ में इंक्रीमेंट होगी तो याद करो, किसी भी पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड हुआ करता था, याद कीजिए, वो हुआ करता था t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ द पेंडुलम बाई जी, ये हुआ करता था। अभी जरा देखो, कॉमन सेंस लगाओ, ये किसी लोअर टेम्परेचर में मान लो उसका लेंथ है और किसी हाई टेम्परेचर पर इसका लेंथ अब निश्चित है थोड़ा सा ही बढ़ता है, ये है। तो पहले जो लेंथ हुआ करता था वो L था और अब जो लेंथ है वो L डैश है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कब हुआ करता था? एट लो टेम्परेचर। और ये कब है? एट हाई टेम्परेचर। सही है, एट हाई टेम्परेचर। तो ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स की वैल्यू दी, दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे इसका इलोंगेशन इस तरह का होने वाला है। और अगर ऐसा होगा तो जरा देखो, तो निश्चित है बाद में, समझे इस बात को, बाद में लेंथ चूंकि इंक्रीज कर जाएगी तो जरा देखो, तो टी का डायरेक्ट रिलेशन होता है लेंथ के साथ, तो निश्चित है कि बाद में टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मान लीजिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए बॉब जो है वो यहां से यहां तक 2 सेकंड में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन अब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो 2 सेकंड से ज्यादा उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक, और टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड से ज्यादा हो गया है तो कहीं ना कहीं वो एरर दिखाएगा आपको। ठीक है, आइए उसी टाइम का एरर का कैलकुलेशन हमें करना है हमारे सिलेबस में, उसे कर लेते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं, एकदम पेशेंस रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो याद होगा, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा बताया था। डेल्टा एल क्या था? वो था एल डैश, सही है क्या? एल डैश माइनस एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा था। तो एल डैश कितना हो जाएगा? एल प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। हाँ सर, यही तो था। ठीक, तो अब इसको जरा समझिए, स्टार्टिंग में ये इसका ओरिजिनल लेंथ था, बट बाद में वो बढ़ करके ये हो गया, तो जो एल डैश होगा वो लिखा जाएगा एल प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सही है। तो चलो इसी हिसाब से मुझे एक बात बताइए, पहले का टाइम पीरियड जब ये लेंथ हुआ करता था तो ये था, बट अब जो टाइम पीरियड है उसे मैं टी डैश कह रहा हूं, तो टी डैश क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी। यस सर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे और क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, देखते रहना, 2 पाई एल डैश को आप लिख सकते हो, जरा देखो, लिख सकते हो एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था, एल डैश इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट एल डैश के जगह पे मैं लिख रहा हूँ एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी। कोई दिक्कत नहीं, देखते रहना, मैं आज इधर से इधर लिखने वाला हूँ, देखते रहना। तो हो क्या रहा है? 2 पाई, मैं लिख रहा हूं अंडर रूट एल बाई जी अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, लिख सकते हैं ऐसे, बाई कुछ नहीं है तो 1 है। मैंने एल बाई जी को इधर रख लिया और ये रख लिया, तो देखो टी डैश, तो ये जरा देखते रहना, टी डैश इक्वल टू ये क्या था? पूरा का पूरा, ये तो टी के बराबर, अरे यार ये तो 2 अंडर रूट टी के बराबर था, टी अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये आया हमारे पास। हाँ या ना? हाँ या ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोगों ने इसको निकाल लिया है। ठीक है, चलो तो टी डैश तो हमने निकाल लिया, अब टी डैश इस फॉर्मेट में आया है। अब आगे हमें क्या करना है? चलो, अब टी डैश तो हमने निकाल लिया, अब आगे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखते रहना, आगे हम लोगों ने क्या करना है वो देखते रहिए। आइए तो अब जरा देखो, एक बार थोड़ा सा अपने बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा याद करो। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का कंसेप्ट आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का, मैं उसको बता रहा हूं। जरा देखो, तो वो होता था 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता था 1 प्लस एन एक्स, लेकिन कंडीशन था कि वेयर x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1।
1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू होता था 1 प्लस एन एक्स, जहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होती थी 1 से बहुत छोटी हुआ करती थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यार काफ़ी गर्मी है, चूंकि मैं स्टूडियो में हूँ और यहाँ पे बहुत येलो लाइट जल रहा है, थोड़ा सा मैं स्वेटेड हो रहा हूँ, बट कोई नहीं, मेहनत करते हैं तो पसीना बहता है, और मेरे ख्याल से जितना पसीना बहता है उतना ही मजबूती आप में आनी चाहिए। ठीक है, आइए तो बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन टाइम्स एक्स, जहाँ लेकिन कंडीशन क्या है कि एक्स वेरी स्मॉल होना चाहिए। ठीक, जरा देखो इस रिलेशन को चेक करो, जरा इस रिलेशन को चेक करो। क्या मैं इसे ऐसे ना लिख करके, है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसमें मेरे को दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसे ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिख रहा हूं, जरा देखते रहना। टी डैश इक्वल टू टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का पावर 1/2। नहीं आ रहा, लिख सकते हैं, अरे अंडर रूट है तो ये लिख सकते हैं ना, लिख दिया हमने। अब मुझे एक बात तो, अल्फा डेल्टा थीटा को जरा गौर से देखो। अल्फा की जो जनरल वैल्यू होती है किसी न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की जो वैल्यू होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर -6 होता है ऑर्डर अल्फा का। अल्फा का वैल्यू जो होता है वो k टाइम्स k, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 10 टू पावर -5 से 10 टू पावर -5 और -6 बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही ज्यादा छोटी क्वांटिटी है। तो सोचो जरा, एक तो पहले से ही आपकी अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी, और डेल्टा थीटा जो टेम्परेचर है वो ऐसे भी छोटा ही होने वाला है। तो सोचो जरा, ये क्वांटिटी जो है निश्चित है 1 से बहुत छोटी होने वाली है, और ये जनरल एक 1 का 1 लाखवां भाग के आसपास का होता है, तो निश्चित वेरी स्मॉल है। तो अगर ये बहुत वेरी स्मॉल है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस पे लग जाएगा, और अगर ये लग जाएगा तो यहां से फॉर्मूला आएगा t, याद करो 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस, जरा देखते रहना, 1 प्लस एन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये पावर सॉरी ये 1/2 ना, तो ये 1 प्लस ये आगे 1 प्लस एन एक्स, तो पावर 1/2, तो अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, ये आपके आ गया टी डैश की वैल्यू, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसे ही आप जरा देखो, टी डैश को और लिखोगे तो एक्सपैंड करके लिखो, तो आप लिखोगे टी प्लस टी अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, दिस इज द टी डैश, यानी कि इस वाले पेंडुलम का टाइम t था, इस वाले का पेंडुलम का टाइम पीरियड t डैश था, वो हमने निकाल लिया है। बट हम यहाँ भी शांत नहीं बैठ रहे, हमें इसके आगे का भी और फॉर्मेट चाहिए। हम चाह रहे हैं कि इसके टाइम पीरियड और निश्चित इसका टाइम पीरियड बड़ा होगा, तो इसके टाइम पीरियड और इसके टाइम पीरियड के बीच का डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। अरे सर तो ये आसान हो गया, तो आप लिखो ना फिर t डैश माइनस टी इक्वल टू, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू व्हाट, टी डैश t प्लस टी अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, और माइनस टी टी से ये टी कट गया, और जो डेल्टा टी आया है वो आएगा टी अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, एंड दिस इज द फाइनल डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दीज टू कंडीशन फॉर अ पेंडुलम क्लॉक। बहुत आसान था ये, बहुत आसान से मैंने इसको सारा कुछ कर दिया है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए, आ जाइए। जब यह इस किसी लो टेम्परेचर पे था तो बॉब की लेंथ L हुआ करती थी, उससे में उसका टाइम पीरियड T हुआ करता था। जब हाई टेम्परेचर पे गया तो इसका जो टेम्परेचर लेंथ है वो L डैश हो गया, और उसका करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड है वह T डैश हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है, T डैश का कैलकुलेशन किया है, तो टी डैश को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अंडर एल डैश बाई जी, और एल डैश को क्या लिख सकते हो, चलो याद करो, एल डैश को आप लिखते थे एल प्लस, मैंने एक्सपैंड कर दिया ना उधर ले जाके, एल डैश इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मैंने ये वैल्यू पुट की है, और वैल्यू पुट कर करके मैंने इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली ऑपरेट कर करके थोड़ा सा अलग करके रखा है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद फॉर्मूला जो आया है चेंज इन टाइम पीरियड का, टेम्परेचर का नहीं, डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टाइम पीरियड इक्वल्स टू टी ओरिजिनल टाइम पीरियड इनटू अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल बाय विच थ्रू विच दिस स्ट्रिप इज मेड इनटू डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर बाय 2। दिस इज द फाइनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द टू कंडीशन फॉर अ पेंडुलम क्लॉक। क्या ये बात क्लियर है? तो अब ये फंडा हम लोगों ने डेवलप कर लिया। अब इसके बिहाफ पर हमें एक क्वेश्चन करना है, तो आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि ये फंडा पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास जो अभी जस्ट हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड में चेंज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर के कारण से देखा था। तो उसके बिहाफ पर हमें क्वेश्चन कर लेना है ताकि वो बेसिक फंडा हमारा क्लियर हो जाए। देखो जरा है क्या,
A pendulum clock whose pendulum lever has 2 into 10⁻⁵ per degree C वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, हमें अल्फा की वैल्यू जो गिवन है हम लिख लेंगे, जो भी गिवन है हम लिख लेंगे। अल्फा इक्वल टू कितना है 2 into 10⁻⁵ पर डिग्री सी, ऐसा लिखा पर डिग्री सी अल्फा, एंड इट इज एक्यूरेट 25 डिग्री सी। तो जरा देखें ये एक्यूरेट कब बताया जा रहा है, जब इसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सी है, यानी कि टेम्परेचर जो टी इनिशियल है वो 25 डिग्री सी है। ओके, तो टेम्परेचर को अगर मैं यहाँ पर डिनोट करूँ θ1 से, क्योंकि मैंने टाइम पीरियड को दिखा रखा है θ1 से, इफ इट इज यूज्ड एट टेम्परेचर 45 डिग्री से। ओके, θ2 कितना आ गया फिर हमारे पास 45 डिग्री सी। तो इन दोनों का जो डेल्टा थीटा आएगा वो θ2 माइनस θ1 आएगा। डेल्टा θ2 कितना आएगा 45 और 25 20 डिग्री सी, डेल्टा थीटा आया। व्हाट करेक्शन इज नीडेड एट द एंड, करेक्शन तो कहीं ना कहीं डेल्टा टी की बात की जा रही है, इज नीडेड एट द एंड ऑफ अ मंथ 30 डेज टू द टाइम गिवन बाय द क्लॉक। चलो सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात दी गई है, वो क्या है, गिवन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट 25 डिग्री सी, मतलब 25 डिग्री सी पर, जहां पर इसको बनाया गया होगा शायद, उस पर इसका जो टाइम पीरियड है वो हाफ सेकंड का है, 1/2 सेकंड का है, यानी कि आपको टी की वैल्यू दे दी गई है 1/2 सेकंड की। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। आइए, लेकिन डेल्टा टी जो टाइम का निकालना है उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट करेक्शन इज नीडेड एट द एंड ऑफ अ मंथ। तो मंथ में कितने दिन यहाँ पे बताए गए, 30 दिन बताए गए हैं। तो अभी जो आप चीज निकालोगे, गौर से सुनना, अभी जो भी चीज आप निकालोगे वह पेंडुलम के गिवन टाइम पीरियड में आया हुआ एरर होगा। जैसे यहाँ पर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हाफ सेकंड है, तो जो आप डेल्टा टी निकालोगे यानी चेंज इन टाइम निकालोगे, वो पर हाफ सेकंड में यानी पर वन टाइम पीरियड में वो कितना एरर लेके आता है, उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ से मिलता है। बट आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि 30 दिन के बाद नेट टोटल एरर कितना आया है, जिसको सुधार दें तो वो जो वॉच है वो सही टाइम बता दे। ये क्वेश्चन है, आओ करके देख लेते हैं। तो देखो जरा स्टार्ट कर लें। सबसे पहले तो हम लोग को निश्चित है डेल्टा टी निकालना होगा, तो डेल्टा टी इक्वल कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू है 1/2 इंटू अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 2 इंटू 10⁻⁵, मैंने 1/2 लिखा है, किसकी वैल्यू थी 1/2 टाइम पीरियड की, 2 इंटू 10⁻⁵ अल्फा की वैल्यू रखती, डेल्टा थीटा ये है 20 डिग्री सी यानी 20 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, हाँ डिवाइडेड बाई 2 भी है, ये 2 था 1/2 का और ये 2 इसका है। तो जरा चेक कर लो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आसान होने वाला है, 2 एक 2 चला गया और ये चला गया 10, तो ये हो गया 10⁻⁻4। ठीक है, डेल्टा टी आया 10⁻⁻4 सेकेंड। यानी कि अब यहाँ बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, जरा गौर से सुन लो। 10⁻⁻4 सेकंड का जो एरर आया है वह हाफ सेकंड में एरर आया है, यानी कि 1/2 सेकंड में जब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है उसमें इसने इतना एरर लेके आ गया ये, ठीक, हाफ सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना आएगा, दिस इज एरर इन हाफ सेकंड टाइम पीरियड। तो नाउ इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना एरर आएगा, नाउ इन 1 सेकंड, तो हाफ का 1 दुगना होता है तो उसका भी एरर कितना हो जाएगा, दुगना 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। यानी कि हर 1 सेकंड में 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड का एरर लेके आ रहा है पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि 30 डे के मंथ के अंत में कितना एरर लेके आ जाएगा। तो जरा देखो तो नाउ टोटल एरर जो सुधारा जाना चाहिए वो कितना हो जाएगा। 1 सेकंड में एरर कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 30 दिन में कितने सेकंड है, 1 सेकंड में इतना एरर, इंटू 30 दिन में कितने सेकंड है, उसे कैलकुलेट कर लेंगे और सारा का सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं। तो 30 डे इंटू 24 आवर्स इंटू 60 और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको एक आंसर मिलेगा। अब वो आंसर की वैल्यू चाहे जो हो जाए, आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में, वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। शायद इनको मल्टीप्लाई करके 86,400 ऐसा कुछ आता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁴। तो ये पूरा कैलकुलेट करना, इतने सेकंड का एरर लास्ट में आ जाएगा 30 दिन के अंत में। तो आपने सबसे खास बात क्या सीखा कि जो भी आप एरर निकालते हो उसके टाइम पीरियड में आया वो सिर्फ एरर होता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये न्यूमेरिकल इस बिहाफ पे था। अब हम लोग आज जो अगला राउंड है हमारा, उसमें क्या करना है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा था मैं वो बताऊंगा, और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दे दूंगा जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज इतना। आज का लास्ट सेशन की ओर हम लोग आ चुके हैं और आज का जो लास्ट
सेशन है उसमें क्या करना है हमें, पहले तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन एक राइज किया था उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि एक ही रूम में एक ही टेम्परेचर पर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है और कोई नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है, तो जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है वो जनरली आपको टच करने में महसूस होता है ठंडा, और जो अदर ऑब्जेक्ट वो ठंडा महसूस नहीं होते। तो उसका रीजन क्या है, तो याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी अल्फा की वैल्यू, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, उनकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो आसानी से किसी बॉडी से जल्दी हीट एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और जल्दी से हीट उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा हमारे साथ क्या होता होगा। सपोज कीजिए जैसे ये पेन ही बना है, तो ये पेन का जो ये है ये एक मेटेलिक पार्ट है, जबकि ये पूरी बॉडी प्लास्टिक की है। तो जब आप मेटल इस बॉडी को टच करेंगे तो आपको ठंडा महसूस होता है। उसका रीजन क्या है समझिए जरा। वो क्या करता है, क्योंकि इसका अल्फा की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो तुरंत आपके हाथों से हीट को तुरंत एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका हाथ के अंदर का जो रिसेप्टर्स होता है वो आपको ठंडा महसूस करवाता है, यानी आपके हाथ को ठंडा की फीलिंग आती है, ठंड की फीलिंग आती है। बात समझ में आई क्या? फिर से सुनिए, इसका अल्फा की वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, उसके कारण से क्या होता है कि ये तुरंत उसी वक्त तुरंत क्या करेगा, आपके बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करते ही आपके हाथ आपको ठंडा महसूस होने लगता है। यही रीजन है। चलिए अब फिर से मैं आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन देता हूँ, जो 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। मुझे नहीं पता ये कितना आपको साफ दिख रहा होगा, और इसका क्वेश्चन का जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। अगला दिन मतलब कल जो होगा इसका एक नया वीडियो का पार्ट आएगा। उससे पहले मुझे सारे बच्चों के द्वारा, जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसके द्वारा, गलत हो या सही हो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, गलती करते हैं तभी तो हम लोग सही भी होते हैं, तो इन दोनों के जवाब देने हैं। मैंने जान के आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि आंसर होने के बाद फिर वो कन्वर्सेशन हमारा बंद हो जाता है। तो देखिए जरा क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। इफ द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीजेज बाई 2%, द एरिया ऑफ इट्स बेस विल इंक्रीज बाई। तो एक सिलेंडर का जो लेंथ है वो 2% से इंक्रीज कर जाता है, तो उसका जो बेस एरिया है वो कितने से इंक्रीज कर जाएगा, ये बात हो गई। चलिए अगला है दूसरा क्वेश्चन। 2 rods of length L1 and L2 are made of materials whose coefficient of linear expansions are alpha 1 and alpha 2. If the difference between the length of 2 rods is independent of temperature, what is the relation between the which one is relation is holds good? ये रिलेशन इनमें से कौन सा रिलेशन होगा? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको करके करने हैं, और सभी का कमेंट मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगले बार हम लोग इसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।